आदाब, मैं नीता सिंह हाजिर हूँ हिंदुस्तान भर की सोशियो कल्चरल और इकोलॉजिकल इश्यूज पर खास प्रोग्राम लेकर। ये है इंडिया। हमारी इस खास पेशकश में बाद साल 2024 में पेश आने वाले उन इवेंट्स की जिसका सरोकार हमारी और आपकी ज़िंदगी से है। 21वीं सदी का हमारी आपकी आंखों के सामने से गुजरने वाला साल 2024 थर्ड मिलीनियम का 24वां साल 2024 इसकी दहाई का 5वां साल है। सोमवार के दिन से शुरू होने वाले नए साल 2024 में एक तरफ यूक्रेन पर रूसी हमले, म्यांमार में सिविल वॉर, सूडान का सिविल वॉर, साहिल में इस्लामी इमरजेंसी जैसे बड़े आर्म कॉन्फ्लिक्ट्स की खबरें आती रहीं। वहीं दूसरी तरफ हमारे मुल्क में साल के पहले दिन से ही नई उम्मीदों और नए इम्कानात से भरपूर इवेंट्स की शुरुआत हो गई। दुनिया भर में एक तरफ जहां लगभग 4 अरब लोगों को रिप्रेजेंट करने वाले लगभग 80 ममालिक ने इस साल के दौरान अपने यहाँ नेशनल इलेक्शंस ऑर्गेनाइज किए। उनमें दुनिया के 10 सबसे ज़्यादा आबादी वाले ममालिक में से 8 बांग्लादेश, ब्राज़ील, पाकिस्तानी, रूस, भारत, मेक्सिको, इंडोनेशिया, अमेरिका, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और जापान शामिल थे। वहीं हमारे मुल्क में 1 जनवरी से ही तरक्की के काम और अमन बहाल करने की कोशिशों का आगाज़ हुआ। 1 जनवरी को ही वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक रोड शो और दोबारा बनाए जाने वाले दुनिया भर में मशहूर अयोध्या रेलवे स्टेशन की नकाब कुशाई के बाद न्यूली कंस्ट्रक्टेड अयोध्या हवाई अड्डे का बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया। वज़ीर आज़म ने 1 जनवरी को ही उत्तर प्रदेश में सेवरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की संग बुनियाद भी रखी और अमृत भारत और वंदे भारत ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाई। इसके अलावा 1 जनवरी 2024 को ही एक ज़माने से सरगर्म यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम यानी उल्फा के साथ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने एक अमन मुआहदा पर दस्तखत किए, जिसका मकसद वायलेंस को बंद करना, उल्फा नाम के ऑर्गेनाइजेशन को ख़त्म करना और उसके डेमोक्रेटिक प्रोसेस में शामिल होना शामिल था। इसरो ने स्पेस में इंटेंस एक्सरे सोर्सेज के पोलराइजेशन की स्टडी के लिए अपने पहले एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट एक्सपो सेट को लॉन्च किया। साल 2024 के जनवरी महीने में ही गुजरात ने एक साथ सबसे ज्यादा सूर्य नमस्कार करने वाले लोगों के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। साल 2024 के फरवरी महीने में न्यूरालिंक स्टार्टअप ने अपने पहले मरीज इंसान में ब्रेन चिप इम्प्लांट लगाया। याद रहे कि न्यूरालिंक एक न्यूरो टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसके को फाउंडर एलन मस्क हैं, जिसका मिशन ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस डेवलप करना है जो मरीजों को पैरालिसिस को दूर करने में मदद करता है। साल 2024 के फरवरी महीने में ही दिल्ली सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए न्यू सोलर पॉलिसी 2024 पेश की, जिसका मकसद आवाम के बीच सोलर एनर्जी को फरोग देना है। ये पॉलिसी शहरियों को अपनी छतों पर सोलर पैनल इंस्टॉल करने की इजाज़त देती है। साल 2024 के मार्च महीने में बंगाली ट्रांसलेटर पंकज कुमार चटर्जी ने रोलैंड बुक प्राइज 2024 का 7वें एडिशन का प्राइज जीता। दरअसल स्टालिन काउच एक फ्रांसीसी नावल है और बंगाली जुबान में पंकज कुमार चटर्जी के जरिए ट्रांसलेट किया गया है। वहीं 2024 के मार्च महीने में ही वजीर आजम
जनाब नरेंद्र मोदी ने केरल के कोच्चि हार्बर में भारत की पहली इंडिजिनस हाइड्रोजन ईंधन सेल कश्ती का इफ्तिताह किया। याद रहे कि ये 24 मीटर लंबा जहाज है जिसे कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है और इसका नाम सुचेता रखा गया है। साल 2024 में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत काम करने वाले एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने 1 अप्रैल 2024 को मशहूर कोडाई कैनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी की 125वीं सालगिरह मनाई। साल 2024 के अप्रैल महीने में ही अमेरिकी बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स ने अपनी फोर्ब्स वर्ल्ड बिलियनियर लिस्ट 2024 जारी की, जिसमें टॉप 200 में बहुत सारे इंडियंस शामिल हैं जो पिछले साल के 169 लोगों के मुकाबले ज़्यादा हैं। साल 2024 के अप्रैल महीने में ही सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की जानिब से शिकायतों को दूर करने वाले सिस्टम का एक बेहतरीन वर्जन स्कोर 2.0 इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसका मकसद सरमायाकारों की शिकायत को दूर करने के तरीकेकार को मजबूत बनाना है। साल 2024 के अप्रैल महीने में ही न्यू जनरेशन के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम को उड़ीसा के साहिल पर वाक़े एपीजे जजीरे से लॉन्च किया गया। साल 2024 के मई महीने में डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने उड़ीसा के साहिल पर मौजूद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जजीरे से टारपीडो स्मार्ट सिस्टम की सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज की कामयाब टेस्टिंग की। साल 2024 के जून महीने में नाटो यानी नॉर्दर्न अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ने आउटगोइंग डच प्राइम मिनिस्टर मार्क रूट को अपने अगले सेक्रेटरी जनरल के तौर पर अपॉइंट किया। आपको याद होगा कि नाटो एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है जिसे 1949 में कायम किया गया था। साल 2024 के जून महीने में ही अग्निकुल कॉस्मोस ने अग्निकुल के अपने लॉन्च पैड से अग्निबाण रॉकेट लॉन्च किया, जिसे इसरो की श्रीहरिकोटा लॉन्च फैसिलिटी में बनाया गया है। साल 2024 के जून महीने में भारत के तीसरे सबसे बड़े एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन के तौर पर नीदरलैंड उभरा है। याद रहे कि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, यूनाइटेड अरब अमीरात के बाद अब भारत का तीसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन नीदरलैंड बन गया है। साल 2024 के जून महीने में ही लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कोटा लोकसभा सीट को जीतकर पिछले 20 वर्षों में लोअर हाउस के लिए फिर से चुने जाने वाले पहले प्रिजाइडिंग ऑफिसर बने। इससे पहले ये कारनामा फॉर्मर लोकसभा स्पीकर पीए संगमा के नाम था। साल 2024 के जून महीने में ही इंडियन ओरिजिन नासा एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स एक न्यू ह्यूमन रेटेड स्पेसक्राफ्ट के पहले मिशन पर परवाज करने वाली पहली खातून बनी। साल 2024 के जुलाई में दुनिया के ग्रेट प्लेसेस की लिस्ट में भारत के शहरों के नाम शामिल किए गए हैं। पहली जगह मुंबई है, जहां की सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के डिज़ाइंस को वर्ल्ड क्लास माना गया है।
दूसरा नाम हैदराबाद का है, जिसे आंध्र प्रदेश के वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में फार्मर्स और फार्मेंटर्स के साथ मिलकर वर्ल्ड क्लास इंडियन क्राफ्ट चॉकलेट्स को ग्लोबली प्रमोट किया जा रहा है। और तीसरा नाम हिमाचल प्रदेश का है, जहां रेस्टोरेंट हिमालयन क्विजीन के साथ हिमाचली याक पनीर और नागा बांस शूट आचार जैसे रीजनल इंग्रेडिएंट्स को उजागर किया जा रहा है। साल 2024 के जुलाई महीने में ही क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग में शामिल मुल्क भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान के फॉरेन मिनिस्टर्स और अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स जापान के कैपिटल टोक्यो में जमा हुए। साल 2024 के अगस्त महीने में लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर ने डीजी मेडिकल सर्विसेज आर्मी का ओहदा संभाला। वो इस पोस्ट पर अपॉइंट होने वाली पहली खातून हैं। इससे पहले वो एयर मार्शल की पोस्ट पर प्रमोट होकर आर्म्ड फोर्सेस की डीजी हॉस्पिटल सर्विसेज का ओहदा एयर मार्शल रैंक पर संभालने वाली पहली खातून थी। साल 2024 के अगस्त महीने में ही इंडियन एयरफोर्स ने पहली बार मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज तरंग शक्ति की मेजबानी की। इस एक्सरसाइज में शामिल होने के लिए 51 मुल्कों को इनवाइट किया गया। साल 2024 के अगस्त महीने में ही स्वप्निल कुसाले ने पेरिस ओलंपिक्स में भारत का तीसरा मेडल जीता। साल 2024 के अगस्त महीने में ही भारत ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के एक्सियोम मिशन के लिए ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और प्रशांत बालकृष्णन नायर को सिलेक्ट किया। साल 2024 के अगस्त महीने में ही मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने अपने मेन प्रोग्राम्स को 3 कॉम्प्रिहेंसिव अम्ब्रेला स्कीम में रिस्ट्रक्चर्ड किया, जिसमें मिशन शक्ति, मिशन पोषण 2.0 और मिशन वात्सल्य शामिल है। साल 2024 के अगस्त महीने में बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ा, जो साउथ एशियाई जियोपॉलिटिक्स में एक इम्पॉर्टेंट मोड़ है। प्रोटेस्ट और तशद्दुद के बीच मुल्क छोड़कर शेख हसीना के भारत में पनाह लेने के बाद बांग्लादेश की स्टेबिलिटी और भारत के साथ उसके ताल्लुकात पर सवाल उठने लगे हैं। और साल 2024 के सितंबर महीने में फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी ने ऐलान किया कि भारत अब इथेनॉल का दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और कंज्यूमर बन गया है। साल 2024 के सितंबर में ही प्रीति पॉल पैरालंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली इंडियन फीमेल ट्रैक और फील्ड एथलीट बनी, जिन्होंने पेरिस पैरालंपिक में 200 मीटर T35 कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। सितंबर में ही पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी नितेश कुमार ने पेरिस पैरालंपिक 2024 में मेंस सिंगल्स SL3 में गोल्ड मेडल जीता। साल 2024 के अक्टूबर महीने में यूनियन मिनिस्टर ने नेशनल मिशन फॉर मैन्यूस्क्रिप्ट को रिवाइज करने और भारत में एंशिएंट टेक्स्ट को महफूज करने के लिए एक ऑटोनॉमस नेशनल मैन्यूस्क्रिप्ट अथॉरिटी कायम करने की स्कीम बनाई है। 2024 के अक्टूबर में ही भारत में पहली प्राइवेट मिलिट्री एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का वडोदरा में एयरबस और टाटा एडवांस सिस्टम के बीच एक जॉइंट वेंचर का इनॉग्रेशन किया गया। दो 2024 के अक्टूबर में ही 19 तारीख को पीएम ने नई दिल्ली में डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में
कर्मयोगी सप्ताह नेशनल एजुकेशन वीक का आगाज किया। उधर सीरिया में खाना जंगी के बीच सीरिया के सदर बशर अल असद को मुल्क छोड़कर भागना पड़ा। इसके साथ ही करीब 5.5 दहाई से चले आ रहे असद खानदान के इक़्तिदार का खात्मा हो गया। 23 अक्टूबर 2024 को प्राइम मिनिस्टर ने रूस के कजाकिस्तान में ब्रिक्स समिट के प्लेनरी सेशन में हिस्सा लिया। अक्टूबर में ही पीएम ने धन्वंतरी जयंती और 9वें आयुर्वेद डे के मौके पर कई प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह किया। दिसंबर 2024 को महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत ने ओथ भी ली। बात करेंगे भारत में 14,500 औरतों को बाख्तियार बनाने वाली नमो ड्रोन दीदी स्कीम की। जी हाँ, हाल ही में डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने नमो ड्रोन दीदी स्कीम का ऐलान किया है, जिसका मकसद एग्रीकल्चरल सर्विसेज के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी के जरिए दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना और नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत औरतों के 14,500 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को एम्पावर करना है। तो क्या है ये स्कीम और स्कीम के तहत औरतों के एम्पावर होने के क्या है आइडियाज़, इस पर बात करने के लिए हमने इनवाइट किया है ड्रोन एसोसिएशन इंडिया के प्रेसिडेंट स्मित शाह को और साथ ही MPID SMA सीनियर फेलो ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड RK नारंग को। वेलकम टू द स्टूडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं नमो ड्रोन दीदी स्कीम की। तो सबसे पहले स्मित शाह जी, आपसे समझना चाहेंगे ये स्कीम है क्या? देखिए, ये जो स्कीम है ये इंडिया में कृषि के क्षेत्र में स्पेसिफिकली जो किसान ड्रोन है उनको पॉपुलराइज करने के लिए लाई गई है। जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी का आगमन होता है और उसका अडॉप्शन हमें देश में बढ़ाना होता है तो पहले बहुत सारे इंसेंटिव्स और बहुत सारे प्रमोशन की ज़रूरत होती है। तो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए और इस टेक्नोलॉजी को कृषि क्षेत्र में बढ़ाने के लिए इस स्कीम का डिज़ाइन किया गया है। इस स्कीम के अंदर जैसे कि आपने बताया 14,500 वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को एक प्रोग्राम के थ्रू ड्रोन और ड्रोन पे मेंटेनेंस और रिपेयर और ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। और उन सारे वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को ड्रोन के यूज़र नहीं, ड्रोन के एंटरप्रेन्योर बनाने का ये प्रोग्राम है। वो 14,500 वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है देश भर में अलग अलग जगह पर जाकर ड्रोन से फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड का छिड़काव करने में मदद करेगी और इससे जो हमारे किसान भाई बहन हैं उनको स्प्रेइंग की सर्विसेज देंगी। जी, आपसे समझना चाहेंगे कैप्टन नारंग की किस मकसद के साथ इसकी शुरुआत की गई है, क्यों इसकी शुरुआत की गई? देखिए, इसके मैं मकसद पे आने से पहले कुछ स्कीम के कुछ और डिटेल्स देना चाहूँगा। ओवरऑल एम है इस स्कीम का कि 15,000 ड्रोन्स जो हैं विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रोवाइड किए जाए। लगभग 500 ऑलरेडी प्रोवाइड हुए हैं और 14,500 2024-25 और 25-26 अगले 2 सालों में प्रोवाइड होने का प्रावधान है। इसमें करीब 1,261 करोड़ रुपए इसके लिए ईयरमार्क किए गए हैं और प्रिडोमिनेंटली ये जो स्कीम है ये हमारे ग्रामीण इलाकों की महिलाओं के लिए सुरक्षित है। और इसका जो स्कीम को प्रमोट किया जाएगा वो दीनदयाल अंत्योदय स्कीम नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंतर्गत होगा एज ए ड्रोन सर्विस प्रोवाइडर्स। अब इसका एम क्या है आपने पूछा था। इसका एक एम है कि इसमें नैनो फर्टिलाइजर्स को यूज करने के लिए इनकरेज किया जाएगा और दूसरा इसका एम है कि जो लिक्विड पेस्टिसाइड्स हैं और फर्टिलाइजर्स हैं उसका ऑप्टिमम यूज किया जाएगा। अभी तक क्या होता है, अधिक पेस्टिसाइड्स यूज करते थे और वो हमारी हेल्थ को खराब करते थे, उसको कम करने के लिए इसको किया गया है। अब इसके बाद अगर हम देखें तो इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। अब देखिए, इसमें विमेन जो है 18 से 40 वर्ष की विमेन जो हैं
वो एलिजिबल हैं, उन्हें 10वीं कक्षा पास की होनी चाहिए, उनके पास अपना आईडी होना चाहिए और वो मेंबर होने चाहिए सेल्फ हेल्प ग्रुप के। और इन महिलाओं को ट्रेनिंग देने का प्रावधान है। अब इसमें क्या ट्रेनिंग दी जाएगी? लगभग 15 दिनों की ट्रेनिंग दी जाएगी। 5 दिन की ट्रेनिंग होगी बेसिक ड्रोन ट्रेनिंग और 10 दिन की ट्रेनिंग होगी जो ड्रोन एग्रीकल्चर की वेरियस एप्लीकेशंस हैं, जैसे स्प्रे हो गया और इंसेक्टिसाइड्स जो है उसमें क्या क्या इस्तेमाल होगा, किस तरीके से किया जाएगा, उसकी नुआंसेस 10 दिन की ट्रेनिंग में प्रोवाइड की जाएगी। और अच्छी बात यह है इस स्कीम की ट्रेनिंग के पैसे भी इस स्कीम के अंदर प्रावधान किया गया है। और ये सिर्फ ड्रोन पायलट्स ही ट्रेन नहीं कर रहे हैं, उसमें एक और प्रावधान है ड्रोन असिस्टेंट का, जो अदर मेंबर्स है सेल्फ हेल्प ग्रुप के। हर सेल्फ हेल्प ग्रुप में एक विमेन जो है, एक महिला को ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग दी जाएगी और बाकी लोगों को ड्रोन असिस्टेंट ट्रेनिंग दी जाएगी, जो जैसे इलेक्ट्रिकल गुड्स हो गया, फिटिंग हो गया, मैकेनिकल वर्क, जो भी उसकी सहायता के लिए आवश्यकताएं हैं, मेंटेनेंस से रिलेटेड आवश्यकताएं हैं, उनको ड्रोन असिस्टेंट के रूप में ट्रेनिंग दी जाएगी। जी बिल्कुल। तो ये बात हुई कि ये स्कीम आखिर क्या है और किस मकसद के साथ इसकी शुरुआत की गई। आप जानते हैं स्मिथ शाह जी से हमारे साथ मौजूद है। ये बताइए कि क्या बेनिफिट्स इसके हैं। एक तो ये है कि एम्पावर करने के लिए महिलाओं को रूरल एरियाज़ में ये शुरुआत की गई है, और क्या इसके फ़ायदे देखने को मिलेंगे? एग्रीकल्चर ड्रोन की ही मैं अगर बात करूँ तो इस टेक्नोलॉजी के अपने ही काफ़ी फ़ायदे हैं। और मैं एक उदाहरण के तौर पे 1 एकड़ की बात करूँगा तो 1 एकड़ में एग्रीकल्चर स्प्रेइंग ड्रोन करने के लिए पहले तो जो लेबर पे डिपेंडेंसी होती थी, अब पेस्टिसाइड स्प्रेइंग की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा काम है जो कोई अपने खुद के चॉइस से या मन से नहीं करता है, ये अपनी मजबूरियों की वजह से करता है। कौन चाहेगा कि वो पेस्टिसाइड स्प्रेइंग में एक जहरीले केमिकल के साथ हैंडल करे उसको और उसकी सारे भाप सूंघे और उसकी वजह से उनको अलग अलग, हमने देखा ही है देश भर में पेस्टिसाइड स्प्रेइंग से एक्सपोजर होने से कितने लोगों को हेल्थ के नुकसान हो रहे हैं और लॉस हो रहा है हेल्थ का। तो ड्रोन के रिप्लेसमेंट से क्या होता है कि जब आप ड्रोन पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर का छिड़काव करेगा तो जो ड्रोन पायलट है, इस केस में जो विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं हैं, वो तो ड्रोन से 100-150 मीटर दूर होगी, तो अपने आप ही वो जो एक्सपोजर है पेस्टिसाइड का या फर्टिलाइजर का वो सारा खत्म हो जाता है। दूसरी बात है कि इसके पहले जब हमको 1 एकड़ पे स्प्रेइंग करना था तो कौन सा पेस्टिसाइड या कौन सा फर्टिलाइजर आप लिक्विड यूज कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा, बट तकरीबन 180 से 200 लीटर पानी चाहिए होता है, बहुत सारा पानी चाहिए होता है। तो ड्रोन से तकरीबन ये पूरा का पूरा काम जो है ये 20 से 22 लीटर पानी में खत्म हो जाता है। तो 90 to 95% वाटर सेविंग है। ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि खेत में अलग अलग जगह पे जाके आपको कम पानी लेके जाना है, सीधा एक टेक्नोलॉजी वाला सोल्यूशन करना है। और इसके 2-3 फायदे ये है कि जब ड्रोन से स्प्रेइंग होती है तो अब क्योंकि एक मशीन इन्वॉल्व है और एक आदमी का मैनुअल एफर्ट नहीं है ये, तो मशीन इवनली स्प्रे करती है पूरे के पूरे खेत में। और इवन स्प्रे करने के बाद में वो स्प्रे भी इस तरीके से करती है कि जब स्प्रे होता है तो ड्रोन जब उड़ता है उसका जो एक एयर का इफेक्ट होता है उसकी वजह से ही जो क्रॉप होता है हमारा, जो फसल होती है उसके ऊपर और नीचे लीफ के दोनों बाजू स्प्रे का असर होता है जी। तो ऐसे बहुत सारे फायदे हैं जिसमें जान की जो हानि हो रही थी वो बच रही है एक्सपोजर से, टाइम बच रहा है, पानी की बचत हो रही है, पेस्टिसाइड का जो ओवर यूज था वो बच रहा है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि जो हमारे किसान भाई बहन हैं उनको ये टेक्नोलॉजी का यूज़ करने के लिए इसको खरीदने की ज़रूरत नहीं है। ये नमो ड्रोन दीदी प्रोग्राम के अंदर उन लोगों के लिए एक सर्विस के द्वारा उपलब्ध किया जाएगा। तो बस मात्र 300 से 500 रुपये देकर 1 एकड़ में जो टिपिकली भी लेबर को स्प्रेइंग के लिए चार्जेस दिया जाता है, एकदम समान या ऊपर नीचे के कॉस्ट में ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी प्रिसीजन स्प्रेइंग के लिए उपलब्ध कराई जा रही है। तो सबसे बड़ा इसका फ़ायदा ये है। जी बिल्कुल स्मिथ शाह जी, आपने बताया कि ना सिर्फ एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन का इसमें ध्यान रखा गया है बल्कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर भी इसमें देखने को मिलेगा। साथ ही कैप्टन नारंग, अगर आप जैसे कि कह रहे थे कि ट्रेनिंग दी जाएगी महिलाओं को, कहीं ना कहीं एक डिजिटल लिटरेसी टेक्नोलॉजी गाँव देहात तक पहुँचेगी? इसमें मैं आपको एक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 8 मार्च 2024 को एक बात कही थी नमो ड्रोन दीदी के बारे में। उन्होंने कहा नमो ड्रोन दीदी जो है चैंपियंस ऑफ इनोवेशन, सूटेबिलिटी और सेल्फ रिलायंस है। तो
अभी मेरे पैनलिस्ट स्मित शाह जी ने बताया कि कैसे ये सूटेबल है, जी। कैसे ये हमारी हेल्थ को प्रोटेक्ट करती है। उसमें और भी कुछ नई जो चीज़ें बात हुई हैं, गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज़ें उसमें सपोर्ट प्रोवाइड किया है। देखिए, अप टू 80% ऑफ सब्सिडी ऑफ ड्रोन कॉस्ट अमाउंटिंग टू ए टोटल ऑफ 8 लाख, मतलब 8 लाख रुपए तक गवर्नमेंट आपको देगी फ्री। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा मनी होगी वो 3% इंटरेस्ट रेट पे आपको ड्रोन पे दी जाएगी। जी। वो दी जाएगी अंडर नेशनल एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग स्कीम टू क्लस्टर लेवल फेडरेशंस और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। जी। स्कीम जो है ये बहुत ही सोच और समझ के बनाई हुई ये स्कीम है। इसमें सिर्फ ड्रोन ही नहीं, लोगों ने जो ड्रोन हमारे प्लानर्स हैं उन्होंने ये भी ध्यान रखा कि ड्रोन के साथ जो है उसका जो इक्विपमेंट चाहिए वो भी इसमें कवर्ड होगा। जी। साथ साथ जो उसकी वारंटी है और मेंटेनेंस सपोर्ट है, तो एक बहुत ही सोची समझी हुई ये स्कीम है। जी। अब उसमें जो हम जो प्रोग्राम से पहले डिस्कस कर रहे थे कि इसे इम्प्लीमेंट कौन करेगा। लीड फर्टिलाइजर कंपनीज जो रिस्पॉन्सिबल है पर्टिकुलर स्टेट के लिए, वो इनकी इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी होगी स्टेट लेवल पे। वो लोग कोऑर्डिनेट करेंगे स्टेट डिपार्टमेंट से, ड्रोन मैन्युफैक्चरर से, फार्मर्स से, सेल्फ हेल्प ग्रुप से। सो दे आर द लीड पीपल हु विल मतलब जो इम्प्लीमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। लेकिन इसकी ओनरशिप देखिए, लीड एजेंसी इम्प्लीमेंट कर सकती है, आपको गवर्नमेंट में एक एजेंसी चाहिए जो उसकी ओनरशिप ले। तो ये जो ओनरशिप है ये स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड स्टेट मिशन डायरेक्टरेट्स ऑफ DAY NRLM, जिसका मतलब है कि हम दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के जो स्टेट डायरेक्टर्स हैं वो लोग जो हैं इसमें रिस्पॉन्सिबल होंगे, ओनरशिप उनके हाथ में रहेगी। और इसमें एक चीज और भी कुछ चीजें हैं, उसकी मॉनिटरिंग के लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम बनाया गया है, जिसमें IT बेस्ड मैनेजमेंट सर्विस सिस्टम बनाया जाएगा, ड्रोन पोर्टल बनाए जाएंगे जिसमें एंड टू एंड सॉफ्टवेयर होगा, और उसकी सर्विस डिलीवरी, फंड फ्लो, डिसबर्समेंट ऑफ फंड्स एंड ट्रैकिंग ऑफ ऑपरेशन, ताकि ईच ड्रोन ठीक तरीके से इस्तेमाल हो, उसका मिसयूज ना हो, और जो जिस पर्पस के लिए बना है वो अचीव कर सके। हमारे आज के प्रोग्राम में बात करेंगे भारत में ग्रीन मोबिलिटी, उससे उम्मीदें और इम्कानात की। जी हाँ, ग्रीन मोबिलिटी से हमारा मतलब है एनवायरमेंटल फ्रेंडली ट्रांसपोर्टेशन, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन कम से कम हो सके, यानी लोगों और सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का जरिया, जिससे हमारी सेहत और एनवायरनमेंट पर खराब असर भी कम पड़े और जो एनर्जी एफिशिएंट भी हो। इसके लिए पूरी दुनिया में कोशिशें हो रही हैं और हमारे देश में भी सरकार ग्रीन मोबिलिटी पर काफ़ी संजीदा है। तो क्या है भारत में ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन का पोटेंशियल और कितना ज़रूरी है ग्रीन मोबिलिटी को हमारे लिए अडेप्ट करना? इसके लिए, इसको समझने के लिए हमने अपने स्टूडियो में इनवाइट किया है 3 खास मेहमानों को। हमारे साथ हैं टेरी स्कूल ऑफ एडवांस स्टडीज़ में फैकल्टी डॉक्टर गोपाल सारंगी, NTPC स्कूल ऑफ बिजनेस में प्रोफेसर ऑफ एनर्जी देवजीत पालित, और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट सुनील गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद है। वेलकम टू आवर स्टूडियो। थैंक यू। तो आज हम बात करने वाले हैं ग्रीन मोबिलिटी पर। सबसे पहले आपसे प्रोफेसर देवजीत पालित जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये ग्रीन मोबिलिटी है क्या? नमस्कार। ग्रीन मोबिलिटी हम उसी को बोलते हैं जहाँ पे जैसे शब्द ग्रीन है, जहाँ एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो, जो पर्यावरण की क्षति ना करे, जो कोई हेल्थ इफेक्ट ना हो, जिसकी चलने से मोबिलिटी मतलब ट्रांसपोर्टेशन, कोई भी गाड़ी हो सकता है, कोई भी ट्रक हो सकता है, बस हो सकता है, जो चलाने पे कोई एनवायरनमेंट की क्षति ना हो, सेहत की क्षति ना हो, या ओवरऑल किसी चीज़ में उसकी दिक्कत ना हो, उसी को हम ग्रीन मोबिलिटी बोलते हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। सबको पता होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन होता है, कोई भी पेट्रोल या डीजल कोई भी जलाने से उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, जो कि ऊपर जाके जिसके कारण से ग्लोबल वार्मिंग हो रहे हैं। अभी हाल ही में कॉप हुआ, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुआ, वहाँ पे बहुत सारे चर्चाएं हुई कैसे कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से कम किया जा सकता है। तो एक तो पेट्रोल और डीजल की व्हीकल चलाने से हम कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होते हैं उससे। दूसरे उससे पॉल्यूशन भी होता है, जो लोकल लेवल पॉल्यूशन, हर धुआं के साथ पार्टिकुलेट मैटर, जो बहुत ही बारीकी
मैटर होता है, उसको पार्टिकुलेट मैटर 2.5 या 10 बोलते हैं हम, वो भी वहाँ से एग्जॉस्ट पाइप से उसका निकलता है। तो ये दोनों ना हो, उसके कारण से हम इलेक्ट्रिक व्हीकल जो बिजली से चलता है, बिजली से ऐसे ट्रेन के जैसे बिजली से नहीं, बिजली को हम बैटरी में रखते हैं और बैटरी से फिर वो बिजली जो ट्रैक्शन मोटर के सहित वो गाड़ी चलता है, तो उसको हम इलेक्ट्रिक व्हीकल बोलते हैं। या हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन, आजकल नया एक टेक्नोलॉजी आया है ग्रीन हाइड्रोजन की। ग्रीन हाइड्रोजन से हम व्हीकल चला सकते हैं, जैसे सीएनजी व्हीकल है वैसे ही सीएनजी के जगह हम ग्रीन हाइड्रोजन दे सकते हैं और उससे गाड़ी चल सकता है। जी तो ये सारे चीज़ों को हम ग्रीन मोबिलिटी से जानते हैं। जी बिल्कुल देवजीत जी, आपने बहुत अच्छे से बताया कि आखिर ग्रीन मोबिलिटी क्या है। आपसे समझना चाहेंगे डॉक्टर गोपाल, ग्रीन मोबिलिटी की अगर हम अपने देश में बात करें, हमारी कंट्री में क्या पोटेंशियल है और कितनी ज़रूरत है हमें इसको अडेप्ट करने की? धन्यवाद मैडम, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। मैं उसका एक कंटेक्स्ट बैकग्राउंड देना चाहता हूँ। बैकग्राउंड ये है कि ग्रीन मोबिलिटी का जो चर्चा हो रहा है और ग्रीन मोबिलिटी हम करना चाहते हैं, उसका रीज़न ये है कि इट इज़ रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज। क्योंकि हम उसका एमिशंस प्रोफाइल अगर देखेंगे, चाहे आप ग्लोबली देखिए, इंडिया में देखिए, ग्लोबली देखेंगे तो आउट ऑफ जो 100% एमिशंस आता है सारे सोर्स से, सो ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो है उसका जो एमिशन है इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक 1/5। 20% जो एमिशंस आता है ग्लोबली वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर से आता है। सो व्हिच इंक्लूड्स ऑल काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। आपका जो आप एविएशन बोल दीजिए, शिपिंग बोलिए, आप मोटराइज्ड व्हीकल्स बोलिए, नॉन मोटराइज्ड बोलिए, सब मिलाकर ऐसे एमिशंस आते हैं। इंडिया में भी लगभग आसपास है 12 to 14% जो एमिशन CO2 है वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर से आता है। तो ये जो एमिशंस है उसका इम्पैक्ट जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर है उसको आंख में रखकर, उसको सामने रखकर ये हमने ग्रीन मोबिलिटी का बात आज कर रहे हैं। एंड कंट्री के लिए, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए कि हमने भी नेट जीरो जो गोल सेट किया हुआ है कंट्री 2070 का, ये गोल को अचीव करने के लिए ट्रांसपोर्ट सेक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है जिसको हमको ग्रीनिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट स्टेप्स है कि ग्रीनिंग कैसे किया जाए। और जब ग्रीन मोबिलिटी, जैसे प्रोफेसर पालित ने बताया कि ग्रीन मोबिलिटी का जब हम बात करते हैं, सो दैट एक्चुअली इंक्लूड्स ए रेंज ऑफ एक्टिविटीज़। सो जैसे हमने बिहेवियरल चेंजेस की बात करते हैं, जैसे वॉकिंग करना है, ज़्यादा वॉकिंग करने के लिए आपका सेहत भी अच्छा रहेगा और इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव आएगा। साइकिलिंग करना है, वो भी इम्पोर्टेंट इशू है। आपने मोटराइज्ड जो व्हीकल्स उसको आपने कन्वर्ट कर रहे हैं, IC व्हीकल से लेकर आप जा रहे हैं EVs को जा रहे हैं। आपने ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने के लिए भी उसका चेंजेस भी हो रहा है। तो एंड देन एविएशन में हमने चेंज करें कि कैसे हमने ब्लेंडिंग लाए। सो देयर आर लॉट ऑफ एक्टिविटीज विच एक्चुअली काइंड ऑफ कंसिस्ट ऑफ द ग्रीन मोबिलिटी। सो ग्रीन मोबिलिटी में काफ़ी सारे एफर्ट्स और इनिशिएटिव्स लाया जा रहा है ग्लोबल स्केल में, कंट्री लेवल में। हमारे इंडिया में बहुत सारे इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज इनिशिएटिव्स लिया जा रहा है। जी बिल्कुल, तो बहुत सारे इनिशिएटिव्स चलाए जा रहे हैं। सुनील गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, उनसे समझते हैं। एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ऑटोमोबाइल, अगर हम बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, ग्रीन फ्यूल होना चाहिए, लेकिन अगर हम ऑटोमोबाइल की बात करें तो बहुत चेंजेस, बहुत कुछ किया जाना बाकी है। लेकिन हम बात करें सुनील जी, जैसा कि आप बता रहे थे कि अगर हम हिस्ट्री को देखें तो कहाँ से कहाँ तक अभी तक हम सफ़र तय कर चुके हैं। धन्यवाद नीता जी। मैं इस पूरी चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आप सबको थोड़ा सा हिस्ट्री में ले जाना चाहूँगा। देखिए 1860 में IC इंजन, जिसको इंटरनल कंबस्शन इंजन कहते हैं, उसका आविष्कार किया गया था। उसके अंदर पेट्रोल और डीजल दोनों तरह के फ्यूल, या आप तरह कह सकते हैं कि वो इस्तेमाल किए जाते थे पावर जनरेट करने के लिए। और उससे हमारा आगे इंडस्ट्रियल एरा, यानी कि इंडस्ट्रियल युग शुरू हुआ और मानवता की प्रोग्रेस, जो तरक्की है, बहुत तेज़ी से हुई। तो मैं आपको इन शॉर्ट ये कह सकता हूँ कि IC इंजन हमारे मानवता की प्रोग्रेस के लिए सबसे बड़ा आविष्कार था। लेकिन जैसे जैसे हम तरक्की करते चले गए, उसके साथ साथ हमने अपने लिए प्रॉब्लम्स भी खड़ी कर ली। अब उस IC इंजन के अंदर जो फ्यूल हम जला रहे हैं, वो फ्यूल कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और विभिन्न तरह के ऐसे पार्टिकुलेट्स लेके आता है जो कि
मानव के खुद की सस्टेनेबिलिटी यानी लिवेबल रहने के लिए इस प्लेनेट पे वो हार्मफुल है। जैसे जैसे हम तरक्की करते गए, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता गया, हमने कारें बना ली, 2 व्हीलर बना लिए, 3 व्हीलर बना लिए, बसेस, ट्रक सब बनाए, सब में आईसी इंजन लगता है। जी। आज हम इस मुकाम पे पहुंच चुके हैं कि इन जितनी भी गैसेस का उत्सर्जन होता है उनकी वजह से हमारा इस प्लेनेट पे रहना ही मुश्किल हो रहा है। वो ही एक सवालिया निशान में आ गया है। इन गैसेस की वजह से हमारे पूरी धरती जो प्लेनेट है उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से, हम कोशिश कर रहे हैं कि 1 डिग्री से भी ना बढ़े जी। पर अगर 1 डिग्री से भी बढ़ गया तो हमारे जितने भी तटीय क्षेत्र हैं वो सारे, चाहे आप मुंबई कह लीजिए, न्यूयॉर्क है, हांगकांग है, जितने भी तटीय शहर हैं वो सारे पानी में मग्न हो सकते हैं क्योंकि उन गैसेस की वजह से हमारे जो पृथ्वी है, जो प्लैनेट है हमारा, उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है और ग्लेशियर जो कि हमारे साफ पानी का एक बहुत बड़ा स्रोत है वो सब पिघल रहे हैं जी। उनके पिघलने से समुद्र तल का जो लेवल है जो वो बढ़ रहा है जी। उसके बढ़ने से ये जो तटीय जो हमारे शहर हैं, मेरे को लगता है, मैं ऐसे एज्यूम करके चल रहा हूँ, हो सकता है आज से 100 सालों में मुंबई एक हिस्ट्री हो जाए। मतलब जिस तरह से हम तेजी से हम इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं, जितनी तेजी से हम गैसों का उत्सर्जन कर रहे हैं, अगर इस पे कोई रोकथाम नहीं लगाई गई और इसका कोई समाधान नहीं निकाला गया और उस समाधान के ऊपर कोई अगर हमने एक्शन नहीं लिया, समाधान तो निकाले हैं लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई इतना कॉन्क्रीट एफर्ट्स नहीं हुए, उस दिशा में एफर्ट्स नहीं हुए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब तक इसके ऊपर कोई कॉन्क्रीट स्टेप्स नहीं होंगे तो ये बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल सुनील जी, आपने एक कंसर्न बताया कि क्या है, क्यों ज़रूरी है ग्रीन मोबिलिटी, और क्योंकि 30% ऑफ जो ग्लोबल वार्मिंग है या ग्रीन हाउस इफेक्ट है या CO2 एमिशन है, ये ट्रांसपोर्ट की वजह से हो रहा है, और इसको इसलिए ग्रीन मोबिलिटी कहें या फिर ग्रीन ट्रांसपोर्ट या सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट, इसके ऊपर ध्यान दिया जाना बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट ये है। यहाँ पर आपसे समझना चाहेंगे प्रोफेसर देबजीत पालेत जी कि आप जैसे बता रहे थे कि हमारी ज़रूरतें जो हैं वो दूसरे मुल्क की ज़रूरतों से अलग हैं, तो हमको जो इनिशिएटिव्स देने हैं, गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है, वो अलग होंगे? जी, पहले तो मैं ये डिस्टिंग्विश कर देता हूँ कि हमारी ज़रूरतें क्यों अलग है। जी। तो जैसे कि हमारे वक्ताओं ने बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन हो रहा है और इससे बहुत पानी के स्तर ऊपर आ सकता है, और उसके कारण से हमें ग्रीन मोबिलिटी में शिफ्ट होना चाहिए ताकि वो सारे गैसेस, हार्मफुल गैसेस एटमॉस्फेयर पे ना जाए और इस टेम्परेचर को हम 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रोक सके। ये एक ग्लोबल प्रॉब्लम है, बट हमारे लिए ग्रीन मोबिलिटी इससे भी ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि ग्लोबल प्रॉब्लम तो ये सबके लिए प्रॉब्लम है, चाहे वो US के लिए हो, चाहे यूरोप के लिए हो, चाहे हमारे इंडिया के लिए हो। बट हमारे यहाँ पे आज जो हम दिल्ली में देख रहे हैं कि पॉल्यूशन की स्तर इतना बढ़ चुका है, और उसकी एक बड़ा वजह है कि इसके वेहिकुलर पॉल्यूशन, जो व्हीकल से, गाड़ियों से जो धुआं निकलता है उससे ये पॉल्यूशन हो रहा है। साथ में ठंड में ये जो फॉग आ रहा है, उस फॉग के साथ इस पॉल्यूशन को मिक्स होकर एक खतरनाक सब्सटेंस स्मॉग बनता है। बिल्कुल। आप जब हम इलेक्ट्रिक व्हीकल लाएंगे या इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की बात कर रहे हैं या ग्रीन मोबिलिटी की बात कर रहे हैं या साइकिल चलाए हम एज ए ग्रीन मोबिलिटी, तो ये एग्जॉस्ट पाइप से ये पॉल्यूशन नहीं होता क्योंकि आप अगर इलेक्ट्रिसिटी जब घर पे हम यूज़ करते हैं कोई धुआं नहीं निकलता। आप मैं इसको एक एग्जांपल देके समझाना चाहूँगा। अगर आप गैस जलाते हैं घर पे, LPG से आप कुकिंग कर रहे हो तो वहाँ से धुआं निकलता है, लेकिन आप अगर इंडक्शन कुक स्टोव से कुक करें या माइक्रोवेव ओवन से कुकिंग करें, वहाँ कोई धुआं नहीं निकलता। सिमिलरली गाड़ी चलाते समय भी इलेक्ट्रिसिटी से अगर गाड़ी चलाए जो कि बैटरी में मौजूद रहता है और वहाँ से उसको ड्राइव करता है तो कोई धुआं नहीं निकलता।
तो हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आज के दिन पे लॉन्ग टर्म में ग्लोबल एमिशन इज़ ए प्रॉब्लम, बट शॉर्ट टर्म में हमारे लिए दिल्ली जैसे सिटी के लिए ग्रीन मोबिलिटी इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, ताकि वो लोकल पॉल्यूशन को भी कम कर सके। प्रोग्राम में बात करेंगे भारत के $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की राह में कंट्रीब्यूट करने वाले सेक्टर्स की। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने संसद में इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 पेश करते हुए यकीन जाहिर किया था कि जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस के बावजूद भारत की इकोनॉमी मजबूत और स्टेबल बनी हुई है। और इसी साल जनवरी में फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की वजह से अगले 3 साल में जीडीपी के साथ भारत $5,000 अरब के साथ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की उम्मीद में है। वानर राजवाली, मैं दशानंद आपको युद्ध के लिए चुना।